फिजिक्स में चैप्टर ख़त्म हो गया था, फिजिक्स में चैप्टर ख़त्म हो गया था, सिर्फ प्रूफ करना था। पहला प्रूफ कर लेते हैं F बराबर R/2, फिर दर्पण सूत्र 1/v + 1/u बराबर 1/f, अवतल अवतल दोनों में, फिर अपना न्यूमेरिकल बनाएंगे। तो पहले पढ़ते हैं अवतल दर्पण में, अवतल या वचन पिंग कैसे मेरे दर्पण में F बराबर R/2 सिद्ध करें। F बराबर R/2 सिद्ध करें। अब अवतल दर्पण से तो अवतल दर्पण के चित्र बनेबे, अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण का चित्र बनाइएगा ना, बिना अवतल दर्पण का ही कर दीजिएगा। कौन यार टूटल छे रे? अवतल दर्पण में F बराबर R/2 सिद्ध करें। तो सबसे पहले अवतल दर्पण पारेंगे, एक ठो अवतल दर्पण पारेंगे। अवतल दर्पण में किधर से पेंट करेंगे? बाहर से। यह हो गया अपना प्रधान अक्ष, यह हो गया P, यह हो गया F, यह हो गया C। पहले अपना फिगर लोग पार लेते हैं, समांतर किरण की तरह आएगा, फिर समझाते हैं। पहले पार लेते हैं फिगर। अबे यार सीधा न, यह कौन सा किरण है? समांतर अक्ष के समांतर किरण, प्रधान अक्ष के समांतर ना आ रहा है, किरण कौन सा है? हाँ, अनंत नहीं, आपतित किरण है। भाई परावर्तित होकर, परावर्तित होकर दर्पण से टकराने के बाद यह कौन सा किरण बन गया? परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। एक बीचों बीच अभिलंब डाल देंगे। अभी मत बोलिएगा ये सीधा कहाँ है, सीधा होता तो ऊपर चला जाता ना। मान लेना है कि ये सीधा है, यह एक अभिलंब है। अब प्रकाश के परावर्तन में पढ़े थे कि आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच में जो अभिलंब होगा तो वहां पे दो ठो कोण बनाएगा, दो ठो कोण बनाएगा। तो कोण का नाम क्या होगा? आपतन कोण, परावर्तन कोण। आपतित वाला आपतन, परावर्तित वाला परावर्तन। अभी सिर्फ मान कर रखना है कि यहां पर भी, यहां पर भी तो एक कोण बन रहा है ना।
आपको मान कर रखना है एंगल आई। आगे बताते हैं। यह हो गया पूरा फिगर कंप्लीट, यह हो गया आपका पूरा फिगर कंप्लीट। इधर तो अनंत है, जानते हैं, इसका कोई लिमिटे नहीं है, इसका कोई लिमिट नहीं है कहाँ से शुरुआत हुआ है। तो सबसे पहले लिखेंगे, मानना पड़ेगा ना। अभी मान लीजिए फिगर बना दी है, उसको कैसे पता, सिर्फ अवतल दर्पण पता है, अवतल दर्पण में बोला है, लेकिन उसको प्रूफ करके बताएंगे, नहीं सीधा बैठने रहो ना, के बैठे छे, बढ़िया से बैठने सीधा। सबसे पहले मानेंगे क्या मानेंगे, माना कि यह जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण पहले इसको m मान लीजिए, इसको n मान लीजिए, और कोई बचा है जी, इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, c है, ये है, c तो है, ये है ना, तो अब तो नहीं मानना पड़ेगा। हाँ, माना कि mn एक कौन सा दर्पण है, एक अवतल दर्पण है, एक अवतल दर्पण है, इसको इधर रख लीजिए, एक अवतल दर्पण है, एक अवतल दर्पण है। अब ये तो अवतल दर्पण है, अब आगे का भी तो प्रोसेस करेंगे ना। तो ए बी आपतित किरण परावर्तन के बाद ना परावर्तित किरण बने, परावर्तन करेगा तो कहाँ से गुजरेगा, एफ से। तो लिखेंगे, माना कि एम एन एक अवतल दर्पण है, जहां ए बी एक आपतित किरण है, आपतित किरण है, जो प्रधान अक्ष के समांतर, यह प्रधान अक्ष है ना, प्रधान अक्ष के समांतर ही ना आ रहा है, प्रधान अक्ष के समांतर प्रधान अक्ष के समांतर आ रही है, जहां परावर्तन के बाद, जहां परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है, तथा यह भी तो है ना, पहले इसको माने, फिर हम इसको मान लिए, अब यहां भी तो है अभिलंब, तथा एक अभिलंब है जो सी पर गुजरती है, तथा मान लीजिए अभिलंब सी पर है, अभिलंब सी पर है, तो यह जो अभिलंब सी पर है, जिस तरह से आएगा उसी तरह से लौट भी जाएगा ना, 90 डिग्री का कोण बनता है ना अब केंद्र पर, तो यह आएगा और लौट जाएगा, यह बेचारा आएगा भी और यह लौट भी जाएगा। इतना सिर्फ आपको मतलब भाषा में लिखना है। भाषा में क्या लिखना है, मान लेना है, मानेंगे सिर्फ एम एन एक अवतल दर्पण है और ए बी एक आपतित किरण है, जो प्रधान अक्ष के समांतर चलती आ रही है, प्रधान अक्ष के समांतर आ रही है, लेकिन जैसे ही प्रधान अक्ष के समांतर आ रही है, जो दर्पण से टकराने के बाद, जो दर्पण से टकराने के बाद
फोकस से होकर गुजरती है। अब मान लीजिए ए बी आपतित किरण है। आपतित किरण किधर से किधर चलता है? बाएं से दाएं। ये क्या है? बायां, बायां से दायां। तो बाएं से दाएं जा रहे हैं आपतित किरण, दर्पण से ही न टकराएंगे। अपना लोग दर्पण माने कौन सा? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण से टकराने के बाद हम लोग मिलेंगे कहाँ पर? फोकस से। क्यों? परावर्तन का नियम है, अगर कोई भी समांतर किरणें दर्पण से टकराती है तो वह फोकस से ही होकर गुजरेगा। परावर्तन के नियम में प्रतिबिंब जब बना रहे होंगे तो बताए होंगे, जो भी हो, तो समांतर किरण के तहत अगर कोई भी किरण आएगी तो वह टकराने के बाद फोकस से होकर गुजरेगी। इसीलिए आपतित किरण आ रही है, लेकिन दर्पण से जैसे ही टकराई वह फोकस से होकर गुजर गई। तो हम भी वही लिखे हैं, ए बी आपतित किरण है। ए बी एक आपतित किरण है जो प्रधान अक्ष के समांतर, प्रधान अक्ष के समांतर आ रही है, और जैसे ही दर्पण से टकराया अपना रुख बदलकर फोकस से होकर गुजर गया, फोकस से होकर गुजर गया। सी एक अभिलंब है, सी एक अभिलंब है। यह हो गया अपना भाषा के रूप में, इतना सिर्फ भाषा के रूप में लिखेंगे। पहले हल डाल दीजिएगा तब बनाइएगा। और अब देने के बाद कॉमा देकर नीचे से लिखिएगा। अब तो इसका प्रक्रिया हो गया। अब बचा क्या? अब त्रिभुज का खेल बाकी रह गया। अब त्रिभुज का खेल होगा, उसके बाद कोई निर्णय लिए जाएंगे। अब एंगल आई बराबर एंगल आर, कौन सा नियम? परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम में है ना, प्रकाश के परावर्तन के नियम में है ना, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो यहाँ पर लिख देंगे परावर्तन के नियम से। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। फिर एंगल आई बराबर एंगल आई। अब बताइएगा एंगल आई बराबर एंगल आई कैसे हो गया? एकांतर अंतः कोण। एकांतर अंतः कोण कैसे हो गया? नहीं, दोनों के बीच अभिलंब ने। 9th क्लास में ज्योमेट्री में पढ़े होंगे, अगर कोई समांतर रेखा के समांतर किरण को कोई एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो तिरछा तिरछी वाला जो होगा, तिरछा तिरछी कौन सा है? यह हो गया 1 नंबर। मान लीजिए इसको 1 नंबर, इसको मान लीजिए 2 नंबर। तिरछा तिरछी कौन होगा? यही बेचारा होगा, यह होगा। यह एक किरण हुआ, यह 2 किरण हुआ, यह एक समांतर किरण, यह 2 समांतर किरण। अब किसी के बीच एक तिर्यक रेखा आई, उसे काट दिया, तो तिरछा तिरछी जो कोण बनेगा वह कौन सा कोण होगा? एकांतर कोण। एकांतर कोण में तिरछा कोण कौन सा बन रहा है? यह बन रहा है। तो इसका मतलब यह और यह दोनों बराबर है। मान लीजिए 1 2 इसको दिए, 1 2 इसको दे दिए, अब इसको 3 4 दे दिए, 1 2 इसको दिए, 3 4 दे दिए, तो मतलब एंगल 1 बराबर एंगल 4। यहाँ पे क्या है? एंगल आई बराबर एंगल आई। तो एंगल आई बराबर एंगल आई किस नियम से? एकांतर कोण से। एकांतर कोण से। इसको समीकरण 2 मान लेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 में क्या कर रहा है? एंगल आई बराबर एंगल आर। दूसरा में क्या कर रहा है? एंगल आई बराबर एंगल आई।
तो क्या हम लिख सकते हैं एंगल आर बराबर एंगल आई, या एंगल आई बराबर एंगल आर, एंगल आई बराबर आर, आर बराबर आई या आई बराबर आर हम लिख सकते हैं, या इसके बराबर है एंगल आई इसके बराबर है, एंगल आर इसके बराबर है, नहीं हाँ एंगल आई इसके बराबर है और एंगल आई इसके बराबर है। क्या हम कह सकते हैं एंगल आर बराबर एंगल आई हो सकता है? एंगल आई बराबर एंगल आर परावर्तन के नियम से, वही एंगल आई बराबर एंगल आई एकांतर कोण के अंतः नहीं अंतः अलग एकांतर कोण के मदद से नियम से, जब एंगल आई बराबर एंगल आर हो सकता है, एंगल आई बराबर एंगल आई हो सकता है, तो क्या एंगल आर बराबर आई नहीं लिख सकते हैं? मान लीजिए कोई एक बराबर दो, एंगल एक बराबर एंगल दो हो गया, एक एंगल एक बराबर एंगल एक हो गया, मान लेना है दो तीन ले लीजिए इसको, एंगल तीन हो गया। क्या हम एंगल दो को तीन से नहीं मान सकते हैं? दो बराबर एक, एक बराबर दो, एक बराबर तीन, तीन बराबर एक, तो क्या दो बराबर तीन या तीन बराबर एक नहीं मान सकते हैं? एक ही ना है, यहाँ भी इसका सेम है, इसका भी सेम है, इसका बराबर भी यही होता है, इसका बराबर भी यही होता है, तो क्या इसको हम छोड़कर इन दोनों को बराबर नहीं मान सकते हैं? एंगल आर बराबर एंगल आई, एंगल आर बराबर एंगल आई मान सकते हैं ना? इसके बराबर यह है, इसके बराबर यह है और इसके बराबर यह है, तो क्या यह दोनों बराबर नहीं होगा? अब त्रिभुज बीसीएफ में चलिए, त्रिभुज बीसीएफ में यहां पर नेट आएगा, ऊपर आइए, एंगल आर बराबर एंगल आई, कहां से भाई? देखिए परावर्तन के नियम और एकांतर अंतर कोण, एकांतर कोण, एंगल आई बराबर एंगल आर हो रहा है समीकरण एक और दो से, तो वही तो किए हैं समीकरण एक और दो से तो कर दिए हैं वहीं पर, एंगल आर बराबर एंगल आई, एंगल आई। अब त्रिभुज कौन बी बी सी एफ, यह कौन खत्म, अब यह कौन लीजिए बी सी एफ, तो त्रिभुज बी सी एफ में, बी सी एफ में अब जब दो कोण बराबर है, मान लीजिए कोई यह कोण है दो, यह तो एक तरफ हो गया ना, 90 डिग्री का कोण बना देगा, मान लीजिए कोई यह कोण हो गया, यह दो ठो कोण है, इसका भी सेम है, इन दोनों का सेम है, मान लीजिए इसका अगर 30 डिग्री बनता है तो इसका भी 30 डिग्री बन रहा है, इसका भी 30 डिग्री बन रहा है तो इसका भी 30 डिग्री बन रहा है, तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या कहता है? दो भुजा बराबर होती है, तो दो भुजा जब बराबर होगी, सामने की कोण बराबर होगी, तो क्या हम लिख सकते हैं इसको? इसी में मान लीजिए ए बी सी, एक तो लीजिए, यह भी भुजा बराबर है, यह भी भुजा बराबर है, तो यह भुजा किसके समक्ष आएगा? इसके समक्ष। त्रिकोणमिति पढ़ेंगे तो आपको बताएगा, एंगल ये किसके समक्ष आएगा? एंगल बी और सी के, अगर एंगल बी किसके समक्ष जाएगा? एंगल ए और सी के, तो इसको हम किस तरह लिखेंगे? बी सी बराबर ए सी या फिर बी सी बराबर सी ए लिख सकते हैं। तो उसी तरह यह कौन, इसको भी तो हम लिख सकते हैं ना बी सी एफ में,
BCF में क्या लिखेंगे? CF ऐप को हमेशा बीच में रखना है, तभी ना पी तक हम पहुंच पाएंगे। ऐप को हमेशा बीच में रखना है, चाहे इधर से लीजिए चाहे इधर से रखिए, ऐप को हमेशा बीच में रखना है। तो CF बराबर FB या BF लिख सकते हैं। CF बराबर BF, तो CF बराबर BF हो गया। किन नियमों से? समद्वि बाहु त्रिभुज से, समद्वि बाहु त्रिभुज से, क्योंकि दो कोने आपस में बराबर हैं। अब मान समद्वि बाहु त्रिभुज से हो गया CF बराबर BF, तो हम यहाँ अतः CF बराबर BF, CF बराबर BF हो गया, CF बराबर BF। अब यहां पर देख लीजिए, यह कोण और यह कोण क्या आपको बराबर लग रहा है? नहीं, बराबर नहीं है। यह इतना है और यह इतना है, यह इतना है, यह इतना है और यह इतना है, तो कैसे हम बराबर बोल देंगे? यह दोनों आपस में थोड़ा बहुत का अंतर है। अगर हम इसको थोड़ा बहुत छोट करेंगे तो बराबर हो सकती है। अब जब बराबर होगी तो हम तो इसको भी बराबर कर लेंगे। यह कौन सा हुआ? दर्पण हो गया। दर्पण का यह दर्पण हुआ ना, इस दर्पण को हम छोट करते हैं तो लिखेंगे यदि दर्पण के द्वारक, मतलब दर्पण का जो दरवाजा है, दर्पण के द्वारक, अबे द्वारक लिख लिए कि कारक लिख दिए? ठीक है, द्वारक, दर्पण के द्वारक को निकट लाने पर, बहुत निकट लाने पर, यानी काफी निकट लाने पर, काफी छोट करने पर, बहुत छोट करने पर, या तो बहुत लिख सकते हैं या फिर काफी लिख सकते हैं। काफी या तो छोट लिख सकते हैं या फिर निकट लिख सकते हैं, आपका जो मन करे आप वो लिख सकते हैं। यदि दर्पण के द्वारक को छोटा करने पर, छोटा करने पर BF और BP, PF होगा, ऐप को बीच में रखना है ना, BF और PF, छोट करने पर BF बराबर PF। अब BF की जगह CF बराबर BF, तो क्या हम BF की जगह CF लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं। अतः CF बराबर PF, कहाँ से? तो बगलिए से। BF बराबर CF, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं? BF है ना अपना, हो अपना BF किसके बराबर है? CF के, तो हम BF की जगह CF ही डायरेक्ट लिख लेते हैं। CF बराबर PF, अब CF बराबर PF हो गया। हमको पहुंचना कहाँ है? PC तक पहुंचना है। नहीं, ले मान भी, समीकरण 3, समीकरण
निश्चय। हाँ, समीकरण 3 और नहीं, 3 और 4 नहीं, समीकरण 3 से, 3 से अपना ये तो उठाइए ना लालिए, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से सी एफ बराबर पी एफ। और पहुंचना कब तक है कि हमको प्रूफ करना है एफ बराबर आर बाय 2। तो एफ बराबर जब आर बाय 2 प्रूफ करेंगे तो हमें पीसी चलना होगा ना। अब पीसी जब चलेंगे, बी सी पी यही है ना, पीसी तक चलने के लिए मान लीजिए हमको यहाँ पर पी मिला, यहाँ पर सी मिला, यहाँ पर एक्स मिल गया, यहाँ पे एफ है तो एफ ले लीजिए। चलिए ए बी सी डी ले लीजिए, ए बी सी। अगर हमें ए से सी तक तैयारी कर दूरी तय करना है तो पहले कहाँ पर चलेंगे, ए से बी तक, फिर बी से सी तक। तो अगर हमें पी से सी तक दूरी तय करना होगा, पहले तय कहाँ से करेंगे, पी एफ तक, फिर कहाँ करेंगे, एफ सी तक, यानी सी एफ तक। तो पी सी बराबर क्या हो गया, पी एफ प्लस सी एफ, पी एस प्लस पी एफ प्लस सी एफ। पहले पी एफ तय करेंगे तब ना सी एफ तय करेंगे, बीच में रखना है ना आपको, तो तब ना तय करेंगे। तो पी एफ बराबर प्लस सी एफ जो तय करेंगे, पी सी को पी सी से हम उतार दिए, पी एफ बराबर सी एफ, पी एफ बराबर सी एफ, बी एफ बराबर पी एफ, सी एफ बराबर बी एफ, सी एफ बराबर बी एफ है ना। पी एफ को पी एफ रख दिए, एफ के बारे में निकालना है तो पी एफ को पी एफ रख दिए। अब सी एफ जो है इसको समीकरण 4 मानना है, नहीं 4 माना हुआ है ना, 3 कहाँ पर गया जी, 3 यहाँ पर हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज से 4 कहाँ हो गया, यहाँ पर हो गया। इसको 5 ले लीजिए, इसको समीकरण 5 लीजिए, पी एफ प्लस सी एफ। हाँ, पी एफ प्लस पी एफ बराबर सी एफ, सी एफ बराबर पी एफ है। तो सी एफ बराबर जो पी एफ है, हमको सी एफ की जगह पर पी एफ चाहिए। क्या हम इसको मान सकते हैं पी एफ, कहाँ से, समीकरण 5 से। अब पी सी बराबर प्लस हम बराबर पी एफ प्लस पी एफ, इसका जोड़ कर देंगे 2 पी एफ। अब पी सी को हम क्या बोलेंगे, पी सी की जो बीच की होगी दूरी उसको क्या बोलते हैं, आर। क्या हम पी सी को आर लिख सकते हैं, 2 पी एफ। तो 2 पी एफ को 2 एफ लिख सकते हैं, 2 एफ। और 2 एफ जो लिखेंगे या फिर या एफ को जो इधर लाएंगे तो आर उधर आएगा ना, ई इधर आएगा तो ई इधर जाएगा, तो आर बाय 2 यहाँ पर हो गया प्रूफ। बीच के दूरी यानी कि आर जो है, आर जो है एफ और पी का दुगुना है, एफ के दुगुना है। पी और सी का जो बीच का दूरी होगा एफ का दुगुना होगा। देखिए पहले मानना है, पहले फिगर बनाएंगे, पहले फिगर बनाएंगे। तो फिगर बनाए, पहले मानना है, माना कि प्रूफ करना है ना, यहाँ पे आप मत लिखिएगा, यहाँ पे हमें सिद्ध करना है, लिख दीजिएगा। हमें सिद्ध करना है कि हमें क्या सिद्ध करना है, एफ बराबर आर बाय 2।
तो माने पहले, मानेंगे तभी ना। माने क्या, Mn एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है तो ई भी तो है। तो ए बी आपतित किरण कहाँ, बाएं से दाएं जाएंगे तो आपतित किरण, और दाएं से बाएं जाएंगे तो परावर्तित किरण। तो जब आपतित किरण आया दर्पण से टकराने के बाद, आपतित किरण ए बी के आने से और दर्पण के टकरा जाने की वजह से एफ से होकर गुजरा, एफ से होकर गुजरा, ये बीच में अभिलंब भी है तो सी पर एक अभिलंब है। तो यहां तक कंप्लीट हो गया, यहां तक कंप्लीट हो गया। तो हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है एफ बराबर आर बाय टू, आर बाय टू। तो एंगल आई बराबर एंगल आर किस नियम से, परावर्तन के नियम से, प्रकाश के परावर्तन के नियम में है ना, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, एंगल आई बराबर एंगल आर। तो एंगल आई बराबर एंगल आर लिख दिए। यह जो एंगल आई और एंगल आई है, जब भी दो समांतर रेखाएं को किसी तिर्यक रेखा, दो भाई है उसके बीच में जो एक तिर्यक रेखा खींच, एक डंडा खींच दिया, लड़ाई कर दिया, झगड़ा हो गया, बाउंड्री बांध दिया गया, तिरछा तिरछी जो होगा यह आपस में बराबर होता है, एकांतर कोण में बराबर होता है। या जब दो समांतर किरणें हैं उसके बीच एक तिर्यक रेखा आ गई जिसके चलते तिरछा तिरछी कोण आपस में बराबर हो गए, तो एंगल आई बराबर एंगल आई एकांतर कोण से। यह कौन सा कोण बना, यहाँ पर एकांतर कोण, एकांतर कोण से। समीकरण 1 और 2 से एंगल आर बराबर एंगल आई लिख सकते हैं, एंगल आई बराबर एंगल आर। तो इसको उल्टा दिए तो क्या हो गया, एंगल आर बराबर एंगल आई, उसको उल्टा ही नहीं, सिर्फ यहीं पे देख लीजिए, एंगल आई बराबर एंगल आर। तो एंगल आई बराबर आर है, एंगल आई बराबर एंगल आई है, तो क्या यह दोनों आपस में बराबर नहीं है। यह जब बराबर है त्रिभुज BCF में, यह जब बराबर हुआ तो यह कौन सा त्रिभुज का है, समद्विबाहु त्रिभुज का दो कोण हमेशा बराबर रहता है। तो जब बराबर हुआ तो हम क्या माने, CF बाय BF, CF बाय BF। तो CF बाय BF जब माने समीकरण 3 हो गया, समीकरण 3 हो गया। अब CF बाय BF भी हो गया, यहां तक हो गया। अब हमें बचा BFP, BF और PF का कोण बच गया। तो BF और PF का कोण बच गया, लेकिन आपस में तो बराबर नहीं है, ई भी कोण बराबर, ई भी कोण बराबर, लेकिन ई भी कोण बराबर, ई भी कोण बराबर, ई कोण बराबर नहीं। अब बराबर नहीं है तो इसको छोट करेंगे भाई, दर्पण को छोट करने पर, दर्पण इतना था उसको छोट किए बराबर में लाए, बराबर में लाने पर BF बाय PF, अब BF बाय PF लिखे कौन सा, समीकरण 4। अब BF बाय PF हो गया तो क्या हम CF बाय PF नहीं लिख सकते हैं, BF बाय PF यहाँ हो गया, CF बाय BF यहाँ हो गया, तो क्या हम CF जगह पर, सॉरी BF के जगह पर CF नहीं लिख सकते हैं, चाहे CF बाय BF कहिए चाहे BF बाय CF कहिए, क्या हम यहाँ पर CF नहीं लिख सकते हैं। तो हमने लिखा CF बराबर PF किससे, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से। यह कौन सा अपना बन गया, समीकरण 5वां बन गया। यह कौन सा समीकरण बन गया, समीकरण 3 से जब लाए तो यह कौन सा समीकरण बन गया, 5वां। चूंकि दे दीजिएगा, हमें पहुंचना है ना P से C तक, चूंकि P से C तक पहुंचना है, तो PC तक पहुंचने के लिए तो पहले तो हमें CF का दूरी तय करेंगे, फिर PF का मतलब FP, पहले CF तय करेंगे फिर F से P तय करेंगे। तो F को बीच में रखने की वजह से हम क्या करेंगे, PF बाय CF, या फिर CF बाय PF लिख लीजिए आप, CF बाय नहीं मतलब CF प्लस PF। तो इसको CF जो है तो CF को क्या हम PF नहीं लिख सकते हैं, CF बाय PF, CF बाय PF। तो CF बाय PF किस समीकरण से, समीकरण 5 से। अब PF बाय PF हो गया तो कितना हो गया, 2 PF हो गया,
एगो यहाँ पे एक ठो यहाँ पे, यहाँ कौन सा हो गया, दो ठो हुआ। तो क्या पीसी को आर लिख सकते हैं, वक्रता त्रिज्या, तो आर बाय 2f जो है, तो उसको हम 2f जो है तो 2f मान लिए, दो ठो पी एफ है ना, दो ठो एफ मान लिए। जब यही एफ पलटा पलटी करेगा, यह इधर आएगा और यह उधर जब जाएगा, तो एफ बराबर आर बाय 2। कोई दिक्कत विकास? कल उत्तल दर्पण में पढ़ेंगे, कल उत्तल दर्पण में पढ़ेंगे, यहीं तक रहने देते हैं।